क्या आप जानते हैं कभी कभी पुलिस के पास ऐसे केसेस आते हैं जो शीशे की तरह बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो रातों की नींद उड़ा दे। ऐसे केसेस उन शातिर लोगों के होते हैं जिन्होंने महीनों तक प्लानिंग करके काम को अंजाम दिया है। आज की कहानी भी ऐसे ही साजिश की कहानी है, जिसमें एक तरफ पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ऐसा काम कर दिया जिसकी लोग आज भी तारीफ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं कामना रोहिल्ला केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर से। यहीं धर्मपुर नाम का एक इलाका पड़ता है। इसके अंदर है नेहरू कॉलोनी। नेहरू कॉलोनी के एक घर में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था, रोहिल्ला परिवार। इसमें पति पत्नी कपिल उर्फ अशोक और कामना रोहिल्ला थे। साथ में इनकी 3 साल की एक बेटी भी थी। बात 2019 की है। इन दिनों अशोक रोहिल्ला ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। वहीं इनकी पत्नी कामना का माता मंदिर रोड पर एक बुटीक था। दोनों ही पति पत्नी अच्छा खासा कमा रहे थे, काम कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब तारीख आती है 29 अगस्त 2019। रात के 11:30 बज रहे होंगे। इलाके के लोग धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ पड़ोसियों ने अचानक कई बार तेज आवाज सुनी। ये गोलियां चलने की आवाज थी। गोलियां चलने के बाद एक घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगी। सारे पड़ोसी भागकर उस घर में जाते हैं। ये घर रोहिल्ला फैमिली का था। अंदर बेडरूम में जाकर दिखा कि अशोक रोहिल्ला के कमर के पास गोली लगी है। ये जमीन पर पड़े हैं और दर्द से रो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। वहीं बेड पर कामना रोहिल्ला मृत पड़ी हैं। उनके शरीर में कई जगहों पर गोलियां लगी थीं। इनके साइड में 3 साल की बच्ची भी बैठी हुई थी और रो रही थी। ये सब कुछ देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया। जब तक पुलिस आती तब तक जख्मी अशोक एक प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहां उनका इलाज शुरू हुआ। उधर घर पर पुलिस आती है। थोड़ी देर में किसी पड़ोसी के जरिए कामना के भाई को भी ये खबर लगी। वो भी देहरादून में ही रहते थे। भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस ने वहाँ खड़े लोगों से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। उन्होंने सारा कुछ बताया कि गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और यहाँ पर आए। यहाँ देखा कि पति पत्नी को गोलियां लगी हैं और बेटी रो रही है। पुलिस ने पूछा कि पति कहाँ पे है। अब एक टीम हॉस्पिटल पहुँचती है, अशोक जहाँ पर एडमिट था। उधर कामना के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। खुशकिस्मती से अशोक रोहिल्ला की जान बच जाती है, क्योंकि गोली इसके कमर के पास से छूकर निकल गई थी। पर कामना नहीं बचती है, उसके सर में गोली लगी थी। अब अशोक ही पुलिस को बता सकता था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। यही चश्मदीद गवाह था। पुलिस इसके रिकवर होने का वेट करती है। उधर कोई घर में जबरदस्ती आया नहीं था और लूटपाट के लिए घर के लॉकर्स वगैरह सब कुछ ठीक थे। यानी जो भी यहाँ पर आया या आए हों, उनका बस एक ही मोटिव था, इस परिवार को खत्म करना। उनकी आखिर इस परिवार से क्या दुश्मनी होगी। इनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन जिसमें फुटेजेस स्टोर होते थे वो डीवीआर बॉक्स गायब था। लगा कि बदमाशी उसे ले गए होंगे। पुलिस ने घर के बाहर रोड पर भी लगे कैमरे देखना शुरू कर दिया। पूरे इलाके में लोग दहशत में थे, क्या कोई ऐसे ही आकर गोली मारकर भाग जाएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। 1-2 दिनों के बाद अशोक थोड़ा ठीक होता है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और अशोक से इस घटना के बारे में बात किया। इसने बताया कि उस रात 3 बदमाश घर में आए थे। पहले उन्होंने बेडरूम में जाकर सो रही कामना को गोली दागी। फिर अशोक ने उनका विरोध किया तो बीच बचाव में इसको भी गोली लगी और कई गोलियां तो आसपास से निकल गई थीं। फिर उन्होंने यहाँ पर देखा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद वो घर से डीवीआर बॉक्स भी उठा ले गए। अशोक जानता था कि वो बदमाश कौन है, खासतौर से उनमें से एक को ये बहुत अच्छे से जानता था। अशोक ने पूरे डिटेल में अपनी पूरी कहानी सुनाई। 2014 में अशोक और कामना की शादी हुई थी। इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, पर यह घर वालों की सहमति से हुआ। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इससे पहले 2009 से ये लिव इन में रह रहे थे। फिर 2014 में शादी कर ली और नेहरू कॉलोनी में घर लेकर रहने लगे। अशोक के खानदान में एक लड़का था, अजय वर्मा उर्फ रिंकू। रिंकू अशोक की बुआ के देवर का कुछ लगता था। एक तरह से अशोक और रिंकू में दूर की रिश्तेदारी थी। रिंकू थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का था। इसको बुरी आदतें लग गई थीं, जैसे शराब पीना, शराब के चक्कर में चोरी चकारी करना। 2014 के दिनों में किसी झगड़े के दौरान रिंकू ने नशे में किसी को पीट पीट कर खत्म कर दिया था, उसकी जान ले ली थी। अब इस पर कत्ल का इल्जाम भी लग गया। पुलिस इसको जेल में डाल देती है। मगर रिंकू ने प्लानिंग करके कत्ल नहीं किया था, ऐसे ही लड़ाई झगड़े मारपीट में हो गया। चूंकि ये गैर इरादतन कत्ल था तो 1 साल में रिंकू को बेल मिल जाती है। ये 2015 में जेल से बाहर आ गया। अब एक सभ्य समाज में किसी के ऊपर ऐसे रिंकू जैसे इल्जाम लगे तो लोग उसको किस नज़रों से देखेंगे, क्या सोचेंगे। वही चीज़ रिंकू के साथ भी होता है। रिंकू के घर वालों ने इसको घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, रोक दिया। इसका सामान देकर बाहर से ही भगा दिया गया कि यहाँ से निकल जाओ, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। रिंकू दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। इसके इलाके में हर कोई जानता था कि इसके साथ हुआ क्या है, इसने क्या किया है। इसलिए कोई भी इसे अपने घर में किराए पर भी नहीं रखता और ना ही कोई नौकरी देता। ये इधर उधर भटकता रहा।
अशोक को जब रिंकू की हालत के बारे में पता चला तो उसको तरस आ जाता है। इन दोनों में ठीक ठाक बनती भी थी। घर से निकाले जाने के बाद रिंकू किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। वहीं से अशोक को इसकी खबर लगी। अशोक ने रिंकू को अपने घर देहरादून बुला लिया। अब रिंकू देहरादून आकर अशोक के घर पर रहने लगता है। यहीं पर ही छोटे मोटे काम भी करने लगा। चूंकि घर पर अशोक की पत्नी कामना भी रहती थी। कामना रिंकू के बारे में जानती थी कि ये कैसा है। यहाँ पर रिंकू का रहना कामना को पसंद नहीं था। इसने अपने पति से कहा कि उसको कहीं और भेज दीजिए, यहाँ रहने मत दीजिए। एक दिन कामना ने रिंकू को ही बोल दिया कि तुम जेल गए थे, वो भी कत्ल के इल्जाम में, शराब पीते हो, बुरी आदतें हैं, तुम कहीं और चले जाओ, हमारे घर का माहौल खराब मत करो। रिंकू और कामना में इसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो गए। रिंकू घर से चला जाता है, पर यह कभी कभार अशोक से मिलने के लिए आता रहता था, लेकिन जब भी आता तो कामना से झगड़ा हो जाता। अशोक ने आगे पुलिस से कहा कि मुझे लगता था कि उसको एक और मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने राजस्थान के सीकर में उसकी जॉब लगवा दी। वो वहीं पर चला जाता है। इसके बाद से हमारा मिलना जुलना कम हो गया। फिर भी वो देहरादून आता रहता था। पत्नी के दबाव में अशोक ने भी रिंकू से कह दिया कि यहाँ मिलने के लिए मत आया करो। इससे रिंकू अशोक से भी गुस्सा हो जाता है। उस रात को वो जो 3 बदमाश आए थे उनमें से एक यही रिंकू था। रात को ये अपने 2 साथियों के साथ घर पर आया। अशोक को लगा कि ये ऐसे ही मिलने के लिए आया होगा। उसको घर में आने दिया, लिविंग रूम में बिठाया। फिर सबके खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए अशोक किचन में चला जाता है। तभी बेडरूम से गोलियों की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अशोक किचन से दौड़कर बेडरूम में जाता है। वहाँ देखा कि रिंकू सहित 2 लोगों ने मिलकर सो रही कामना पर गोलियां दाग दी। अशोक इनका विरोध करता है। फिर रिंकू ने अशोक को भी गोली दागी। आवाज़ सुनकर कहीं आस पड़ोस के लोग भी ना आ जाएं, इसलिए रिंकू और उसके साथी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लेकर भाग जाते हैं। चूंकि रिंकू पहले भी इनके साथ रहता था तो वो सब कुछ जानता था। कैमरे कहाँ लगे हैं वो भी जानता था। अब एक विक्टिम और चश्मदीद ने कातिल का नाम बता दिया। पुलिस को लगा कि कातिल का पता चल चुका है, अब बस उसको पकड़ना है। कामना के पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट में मिला कि इसके सर में बिल्कुल पास ही गोली दागी गई थी। कामना कोई विरोध नहीं कर पाई क्योंकि वो सो रही थी, अशोक के अनुसार। उधर इलाके के किसी कैमरे में 3 सस्पेक्ट दिख भी गए, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकती थी। उनको पहचान नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने चेहरा ढका हुआ था। ऊपर से कैमरे की क्वालिटी भी ऐसी नहीं थी कि कुछ डिटेल में पता लग सके। आगे कामना का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने रिंकू की डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी। अशोक से इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिया जाता है। अब एक टीम लगी रिंकू के कॉल डिटेल्स और बाकी जांच में। उधर एक टीम चली गई उसके घर यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर। यहाँ आकर पुलिस रिंकू के माता पिता से मिलती है। इनसे रिंकू के बारे में पूछा जाता है। माता पिता ने बताया कि जेल से जब वो 2015 में घर पर आया था तो उसको यहाँ से निकाल दिया गया था। फिर वो करीब 2017-18 में आया, तब भी हमने घर में उसको नहीं रखा। फिर वो कहीं चला गया। इसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी बात की। इन्होंने भी कहा कि 1-1.5 साल पहले वो आया था, फिर चला गया। इन लोगों के पास उससे कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। पुलिस वापस देहरादून लौट जाती है। उधर टेक्निकल जांच में मिला कि रिंकू का फ़ोन करीब 10 महीनों से बंद है, स्विच्ड ऑफ है। अशोक ने जो रिंकू का फ़ोन नंबर दिया था वो भी बंद है। पुलिस को रिंकू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। इन्होंने सोचा कि एक बार अशोक के पड़ोसियों से बात किया जाए, शायद इनको कोई आइडिया हो रिंकू के बारे में। अब हर इलाके में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने घर से ज़्यादा दूसरे के घरों की चिंता होती है। दूसरे के घरों में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अशोक के पड़ोस में भी ऐसे ही कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस को इन्होंने बताया कि जब अशोक और उसकी पत्नी कामना यहाँ पर आकर रहने लगे तो शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों में बहुत प्यार था। घर पर रहते हुए कामना बोर होने लगती है। इसने सोचा कि कुछ किया जाए। फिर अशोक की मदद से इसने बुटीक ओपन किया। अशोक रोज अपनी पत्नी को उसके बुटीक में छोड़ने के लिए जाता था, शाम को लेने भी जाता। 2016 में इनकी बेटी भी हुई। लेकिन कुछ सालों के बाद 2017-18 से पति पत्नी में कुछ विवाद होने शुरू हो गए, अनबन होने लगी, झगड़े होने लगे। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी को बुटीक ड्रॉप करना बंद कर दिया। कामना अकेले ही आने जाने लगी। ये सुनकर पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि रिंकू के घर पर आने से इनमें झगड़े होते होंगे, क्योंकि कामना नहीं चाहती थी कि रिंकू यहाँ पर रहे, लेकिन अशोक इसे रहने देता था। अशोक के अनुसार 2018 के नवंबर महीने में रिंकू सीकर चला गया था नौकरी करने। अशोक ने उसे काम दिलवाया था। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पता नहीं उसने नौकरी ज्वाइन की या नहीं। फिर तो हमारे झगड़े ही हो गए थे। वो हम पर गुस्सा था। देहरादून पुलिस ने राजस्थान के सीकर पुलिस से बात किया। यहाँ से भी रिंकू का पता नहीं चला। पति पत्नी के झगड़े की बात पुलिस के दिमाग में बैठ चुकी थी। इन्होंने अब इसी एंगल से केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें 4 से 5 दिनों के अंदर ही चल रही थीं। अब पुलिस ने अशोक रोहिल्ला की कॉल हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी। अशोक हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इसके कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं। चूंकि ये एक ट्रांसपोर्टर था तो उसको कई सारे कॉल्स आते रहते थे। पुलिस ने बारी बारी करके सबको देखना शुरू कर दिया।
छानबीन करते करते पुलिस को अशोक के फोन में 2 नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। इन नंबर्स पर पहले बहुत बातें होती थीं। कभी अशोक उनको कॉल करता था तो कभी वो लोग करते थे। लेकिन जब वो गोली चलने वाली वारदात हुई जिसमें अशोक की पत्नी का कत्ल हो गया, उसके बाद से इन दोनों नंबर्स पर बात होनी बंद हो जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? घटना से पहले बातें होती थीं लेकिन अब नहीं। पुलिस हॉस्पिटल जाकर अशोक से इन नंबर्स के बारे में पूछती है। अशोक ने इसे देखा और बोला कि इसके दोस्तों के नंबर्स हैं, दीपक शर्मा और गौरव शर्मा। पुलिस ने सोचा कि इन दोनों से एक बार बात किया जाए। अशोक से इनका एड्रेस लिया जाता है। ये दोनों दोस्त मेरठ के सरधना में रहते थे और ये अशोक के बचपन के दोस्त थे। दीपक और गौरव दोनों भाई भी थे। दीपक बड़ा भाई था और गौरव छोटा भाई। अब पुलिस मेरठ के सरधना पहुंचती है। इन दोनों से बात किया जाता है। घटना 29 अगस्त को हुई थी और इन दोनों भाइयों को 4 सितंबर को देहरादून लाया गया पूछताछ के लिए। इनमें से गौरव के फोन की लोकेशन 28 और 29 अगस्त को देहरादून में ही दिखी थी। फिर फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद गौरव मेरठ चला गया। अब इसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। ये तीनों यानी अशोक, दीपक और गौरव बचपन के दोस्त थे। इनकी डेली फोन पर बात भी होती थी। पुलिस ने इन दोनों भाइयों से पूछा कि अगर आप तीनों में इतनी ही दोस्ती थी तो अशोक की वाइफ का कत्ल हुआ उस वक्त आप लोग कहाँ पर थे? अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। अशोक बिल्कुल अकेला पड़ गया था, ऐसा क्यों? इस पर दोनों ने कहा कि इन्हें पता नहीं था, ये शहर से बाहर थे। पुलिस ने इनकी लोकेशन चेक की। ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये अपने घर पर ही थे। जिन लोगों की रोज एक दूसरे से बात होती है, अचानक से उन्होंने बात करना कैसे बंद कर दिया, वो भी एक जरूरी समय में? पुलिस को ये चीज खटक रही थी। उधर एक टीम अशोक से भी हॉस्पिटल में इंटरोगेशन करती है। उससे भी सेम सवाल किए गए कि आपके दोस्तों के फोन घटना के बाद अचानक आने बंद क्यों हो गए, जबकि उनको आपके साथ होना चाहिए था, एक बार भी वो हॉस्पिटल नहीं आए। एक के बाद एक सवाल दागने के बाद पुलिस के सामने सभी लोग टूट जाते हैं। इन्होंने मान लिया कि कामना का कत्ल इन्होंने ही किया है। इसके बाद ये सारी वारदात बताते हैं। अशोक 1 साल पहले अक्टूबर 2023 अपनी पत्नी के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। ये जानता था कि इसके रिश्तेदार रिंकू पर क्रिमिनल केस चल रहा है। ये कामना से नाराज भी रहता है। अशोक ने सोचा कि अगर इसको बोले कामना का कत्ल करने को तो कहीं ये जाकर पुलिस को न बता दे। इस पे विश्वास करने लायक नहीं था। अब कैसे क्या किया जाए? अशोक ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। कामना का कत्ल करना था लेकिन उसका इल्जाम किसी और पर जाए। अशोक टीवी पर क्राइम शोज देखने लगा, मूवीज, वेब सीरीज देखता, बुक्स पढ़ता, न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ता। जहां से हो सके ये आइडियाज खोजने लगा। अशोक ने अपने बचपन के दोस्तों को प्लानिंग में शामिल किया। दीपक शर्मा, इसका भाई गौरव और परवेज नाम का एक और आदमी। अशोक ने इनको 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी। ये सारी प्लानिंग करेगा, साजिश रचेगा और इसके तीनों दोस्त उसको अंजाम देंगे। प्लान का सबसे पहला स्टेप था रिंकू को खत्म करना, क्योंकि अगर ये दुनिया से चला गया तो इस पर ही सारा कत्ल का इल्जाम डाल देंगे। ऊपर से इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। घर वालों से रिंकू का कोई रिश्ता नहीं, सबने ठुकरा दिया है, कोई इसका साइड नहीं लेगा। ऊपर से कामना और रिंकू में झगड़े होते ही हैं। समय आता है नवंबर 2018 का। इसमें ही अशोक ने रिंकू से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए राजस्थान के सीकर में नौकरी ढूंढी है, वहीं चले जाओ। नवंबर में ही अशोक का बर्थडे भी पड़ता था। इसने कहा कि बर्थडे के बाद चले जाना, अपनी गाड़ी से छुड़वा दूंगा। अब अशोक का बर्थडे आता है। इसने कुछ दोस्तों को भी बुलाया पार्टी में, और ये दोस्त वही तीनों थे जिनको रिंकू का कत्ल करना था, दीपक, गौरव और परवेज। इन तीनों चारों ने मिलकर रिंकू को खूब शराब पिलाई। रात भर शराब पीते हैं। फिर सुबह में दीपक, गौरव और परवेज एक गाड़ी से रिंकू को अपने साथ ले गए, जहां पर रिंकू की जॉब लगने वाली थी, यानी राजस्थान के सीकर। एक दोस्त गाड़ी चला रहा था और बाकी 2 दोस्त रिंकू के साथ गाड़ी में ही शराब पार्टी कर रहे थे। इन्होंने रिंकू के ड्रिंक में नशीली गोलियां मिला दी, जिससे ये और भी बेसुध होने लगता है। ये शाम तक राजस्थान के सीकर जिले में पहुंचे। यहीं चलती गाड़ी में इन्होंने रिंकू का गला घोट दिया। इसकी मृत्यु हो गई। फिर ये लोग इसके सारे कपड़े उतारते हैं। इसके जितने भी पहचान के लायक चीजें थीं। अब रिंकू नौकरी करने जा रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएगा। इन चीजों को ये किराए के कातिल या दोस्त अपने पास रख लेते हैं। इन्होंने सीकर जिले में ही फतेहपुर के असास नामक गांव में एक झाड़ी में रिंकू के बिना कपड़ों के शव को फेंक दिया। वहां से निकलकर थोड़ी दूर पर रिंकू के सारे सामान भी जला देते हैं। उसके बाद सीधे ये देहरादून आए। अशोक से कुछ पैसे लिए और फिर अपने घर लौट गए, मेरठ। उधर रिंकू का शव झाड़ियों में कई दिनों तक पड़ा रहा। जब उसके डिकम्पोज होने की बदबू आने लगी तो राहगीरों ने वहां के लोकल पुलिस को सूचना दी। उस शव को जानवरों ने भी कुछ खा लिए थे। पुलिस इस शव की पहचान जानने की पूरी कोशिश करती है, मगर ये लोग असमर्थ रहे, नाकाम रहे। फिर शव का फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोई इसको पूछने वाला भी नहीं था तो इसकी फाइल थाने में ऐसे ही पड़ी रहती है। इधर अशोक की अपनी पत्नी के कत्ल के लिए सारी प्लॉटिंग चल रही थी। अशोक जिनसे भी मिलता तो अपनी आप बीती बताता कि मैंने रिंकू की उसके बुरे टाइम में मदद की, लेकिन पत्नी के कहने पर उसको यहाँ आने से मना कर दिया तो वो मुझे और मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी देता है। ऐसे करते करते अशोक सारी बातें फैला रहा था।
एक दिन अशोक अपनी बाइक से रोड पर गिरा और पुलिस को कॉल करके बोला कि रिंकू नाम के लड़के ने इसे पहले जान से मारने की धमकी दी, फिर अब जानलेवा हमला कर रहा है। अब पुलिस के पास डेली ऐसे कॉल्स आते हैं। पुलिस ने यह केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन कुछ खास एक्शन नहीं लेती। लेकिन अब ऑफिशियली अशोक ने रिंकू का नाम पुलिस के पास दर्ज करवा दिया था कि जानलेवा हमला किया है। इससे साबित हो जाए कि जो भी इसके घर में होगा या होने वाला है वो रिंकू ही करेगा। अब अशोक ने अपनी पत्नी कामना के कत्ल का खेल रचा। अशोक और इसके साथी 28 अगस्त को कत्ल करने वाले थे, मगर वो माहौल बना नहीं। फिर 29 अगस्त की तारीख आई। रात को 11:30 बजे दीपक, गौरव और परवेज तीनों आते हैं। एक के पास बंदूक थी। अशोक ने दरवाजा खोला। कामना बेडरूम में सो रही थी। धीरे से ये तीनों अंदर गए और कामना के सर पर बिल्कुल पास से गोली दाग दी, पहले सर में फिर सीने में। इसके बाद दीपक से अशोक ने अपने कमर पर गोली चलवाई। ऐसे चलाई जैसे गोली छू कर निकल जाए, हल्का सा कट का निशान बस लगे। दीपक ने ऐसा ही किया। फिर वो कैमरे की डीवीआर और 30,000 रुपए लेकर तीनों कातिल चले जाते हैं। वो बंदूक अशोक ने ही रख ली। अब ये सवाल उठा कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया, अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया और उस रिंकू का भी कत्ल क्यों। अशोक इसकी भी कहानी सुनाता है। 2009 का साल था। अशोक मेरठ से देहरादून आकर डीजे का काम करने लगा, फिर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया। इसके ऑफिस के सामने एक पीसीओ बूथ था जिसे एक भाई बहन चलाते थे। वहीं पे अशोक कॉल करने के लिए जाता रहता था। इसी दौरान इसकी पीसीओ चलाने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। वहीं उस लड़की के भाई की एक मंगेतर भी थी, कामना। अशोक ने जब कामना को देखा तो इस लड़की से प्यार हो गया। कामना को भी अशोक पसंद आता है। अशोक ने अपने पहले प्यार को छोड़कर कामना को अपनाने की सोची। कामना ने भी मंगेतर को छोड़ दिया और अशोक के पास आ गई। दोनों नेहरू कॉलोनी में घर लेकर लिव इन में रहने लगे। फिर 2014 में घर वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। इन दोनों ने ही अपने अपने पहले प्यार को छोड़कर एक दूसरे से शादी कर ली। आगे कामना एक बुटीक खोलती है। अशोक जितना फाइनेंस कर सकता था इसने कर दिया। इसके बाद कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी तो कामना मार्केट से कर्ज लेती है। कामना लगातार किसी फाइनेंसर से कर्ज लेती रही बुटीक के लिए। अशोक इसको मना करता कि इतने लोन मत लो। 2018 में अशोक को एहसास हुआ कि इसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यह अफेयर उसके साथ था जिससे ये उधार लेती थी। ऐसा अशोक को शक हुआ। कामना ने करीब 80 लाख रुपए मार्केट से उधार ले लिए थे। अशोक को लगता था कि एक तो इसका अफेयर चल रहा है, ऊपर से इतने सारे कर्ज ले चुकी है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। अशोक उसको डाइवोर्स देता तो उसकी प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्से देने पड़ते हैं, इसलिए इसने सारे कत्ल की प्लानिंग रची। देहरादून पुलिस सीकर पुलिस से बात करती है। उनसे पूछती है कि 2018 के नवंबर-दिसंबर के आसपास आपको कोई शव मिला था क्या। सीकर पुलिस ने यह बात कंफर्म कर दी। साथ में उस दौरान लिए गए शव के फोटोज भी भेज दिए। रिंकू के घर वाले भी फोटो देखकर पहचान जाते हैं। रिंकू के भाई विवेक वर्मा ने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। अशोक, दीपक और गौरव पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन परवेज फरार था। परवेज के घर पर कुर्की का नोटिस भेजा गया। पुलिस ने घटना के 6 महीने के बाद फरार चल रहे एक और अपराधी परवेज को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया। ये 19 फरवरी 2020 को पकड़ा गया। परवेज भी अशोक के बचपन का दोस्त था। यह भी मेरठ के सरधना में रहता था। इन कत्लों के खुलासे के लिए पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेटिव टीम को शाबाशी दी और पैसों के इनाम भी दिए। यहाँ एक कत्ल करने के लिए दूसरा कत्ल पहले किया गया ताकि उस पर किए जाने वाले कत्ल का इल्जाम थोप सकें। फिलहाल ये चारों आरोपी जेल में कैद हैं। इन पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।